हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने वर्णमाला का थ्योरी क्लास कर लिया है। वर्णमाला का थ्योरी क्लास पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग दोस्तों वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आप लोग अभी थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग थ्योरी क्लास कर लेंगे तो आप लोगों के ये जो अभ्यास प्रश्न हैं, ये जो है आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, ये आसानी से आपके दिमाग में जो है बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। और यहीं पे अगर कुल स्वरों की संख्या पूछता तब इसका उत्तर हो जाता 13। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है वर्ड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड किसे कहते हैं? तो दोस्तों, थ्योरी क्लास पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि इनकी जो परिभाषाएं हैं उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसमें जो है क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेता है। तो इसमें जो है वही पूछा है, वर्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि वर्ड एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो इससे मिलता जुलता क्या है? अखंडित इकाई, यानी कि जिसका कोई खंड ना हो सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हमने वर्णमाला की परिभाषा आपको बताई थी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या है? तो दोस्तों, ए वर्ण अगर हम लोग इसका उच्चारण करें तो इसको अगर हम देखें, जो हमारा का वर्ग है, जो हमारा का वर्ग है। अब दोस्तों, ये वर्ग क्या होता है? तो इसको भी हमने जो है थ्योरी क्लास में आपको सही से बताया है। तो हमारे जो है 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस तरह से। तो अगर हम का वर्ग की बात करें तो ए की अगर हम उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण दोस्तों का वर्ग से मिलता जुलता है। और दोस्तों, का वर्ग को क्या बोलते हैं? का वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कंठ नाम से। किस नाम से? कंठ से। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह कंठ हो जाएगा। कंठ के साथ साथ इसमें तालव्य भी आ जाएगा। तालव्य में कौन सा वर्ण आता है? तो वो दोस्तों जो च वर्ग होता है वह दोस्तों तालव्य में आता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों, हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, या र ल व। और दोस्तों, ये जो या है रा ला वा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो या और वाह हैं इसको और किस नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जो रा है इसको किस नाम से जानते हैं और ला को किस नाम से जानते हैं, इसको आप लोग जरूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों, पश्च स्वर यानी कि स्वर जो है हम लोगों ने पढ़ा था जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने पढ़ा था 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है दोस्तों अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर पढ़ा था। तो अगर हम अग्र स्वर के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत आता है छोटी ई, बड़ी ई, और इसमें आता है री, ए और ए। और अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो इसमें केवल और केवल छोटा आ आता है। और दोस्तों, अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा आ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, च छ ज झ। यानी कि दोस्तों, जो वर्ग होते हैं हमारे 5 हैं, इसमें दोस्तों क वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, चा वर्ग, और दोस्तों इसमें होता है जो है टा वर्ग, टा वर्ग,
ता वर्ग, और दोस्तों एक होता है पा वर्ग। और इसमें जो आएगा, जैसे का, इस जो है का वर्ग में का आएगा, खा आएगा, और ग आएगा, घा, अंगा, यानी प्रत्येक वर्ग में दोस्तों जो है 5-5 वर्ण होते हैं। तो अगर हम का वर्ग की बात करें तो इसमें क, ख, ग, घ, अंगा तक होगा, और चा वर्ग की बात करें तो इसमें च, छ, ज, झ, इया होगा। इस तरह से दोस्तों 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों का अलग अलग नाम है, यानी कि किस प्रकार से इसके उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो होती है वह कैसा रिएक्ट करती है, किस जगह पे वह जाती है, इस आधार पे इसके नाम रखे गए हैं। जैसे अगर हम क वर्ग की बात करें तो इसको बोलते हैं कंठ, यानी कि जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो यह इसकी जो आवाज़ है वह हमारे कंठ से निकलती है, इसीलिए इसको हम कंठ बोलते हैं। और चा वर्ग को क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों तालु बोलते हैं। टा वर्ग को क्या बोलते हैं, टा वर्ग को दोस्तों मूर्धा बोलते हैं। और ता वर्ग को क्या बोलते हैं, तो ता वर्ग को हम लोग दंत बोलते हैं, और पा वर्ग को बोलते हैं होठ। होठ। तो दोस्तों ये सारी हमने जो है डिटेल्स में बताया है कि जो कंठ है ये कहाँ से बोला जाता है। तालु का प्रयोग, मतलब जब तालु का जो है तालु वाले जो है वर्ग का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो तब हमारी जीभ कहाँ होती है। ये सब सारी चीज़ें हमने दोस्तों थ्योरी क्लास में हम लोग चर्चा इसके बारे में कर लिया है, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो हमने दोस्तों आपको जो है व्यंजन की परिभाषा बताया था, व्यंजन की परिभाषा बताया था कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न को पढ़ें तो इससे जो है मिलता जुलता है, यानी कि हिंदी में वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें क्या आ गया, इसमें दोस्तों हिंदी में मूलतः जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 52 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि महाप्राण वर्ण जो होते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस इसी के साथ में आ जाता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। क्या आ जाता है, ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों तालुसा, और होता है मूर्धासा, दंतसा, और इसी के साथ हा होता है। तो ये दोस्तों ये भी चारों जो है महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आप लोग देखेंगे जिस वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा वही इसका उत्तर होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो दोस्तों ये जो ज्ञ है यह बना है आधा जा और इया के योग से। किसके योग से, आधा जा और इया के योग से दोस्तों ज्ञ बना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, स्वरों की कुल संख्या, क्या कह रहा है, इसमें कुल संख्या की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर 13 हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, औ होगा। और दोस्तों कंठ्योष्ठ ध्वनियों में और कौन कौन सा आता है, तो ये आता है ओ और औ और हॉस्पिटल वाला औ, ये चीज़ आता है। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों कंठ्योष्ठ में आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अघोष कहलाते हैं। और दोस्तों अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, इसी के साथ में जो तीनों सा हैं हमारे, तीनों सा कौन कौन से हैं,
तालव्य सा, मूर्धा सा, मूर्धा सा और दोस्तों एक है दंत सा। तो ये तीनों भी अघोष में आ जाएंगे, यानी अघोष में पहला, दूसरा और तीनों सा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इकारांत आप लोगों को बताया है हमने। इकारांत इसमें आप लोग देखेंगे ध्यान से, जिस शब्द के अंत में ये छोटी ई आया होगा वही इकारांत होगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें, जैसे ये है इकारांत, इकारांत। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो पहला इसका अक्षर है वह ई है, जो पहला वर्ड है वह ई है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर ई का जो है देखें ई की मात्रा क्या होती है, तो ई की मात्रा इस तरह से बनती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें छोटी ई की मात्रा होगी वही इसका उत्तर होगा। तो अगर हम ध्वनि को देखें तो ध्वनि में दोस्तों जो लास्ट वाला वर्ड है वह छोटी ई की मात्रा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर इसी पे दोस्तों अकारांत होता तो हम लोग देखते जिस शब्द के अंत में छोटा आ का मात्रा है वह जो है इसका जो है उत्तर हो जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों इसको आप लोग, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम ए से जेड की बात करें, तो अगर कोई हमसे पूछे कि दोस्तों कि डी के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि डी के बाद ई आएगा। या फिर पूछा जाए कि डब्लू के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तब दोस्तों हम लोग तुरंत बता देंगे कि डब्लू के बाद एक्स आता है। इसी तरह से दोस्तों हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पूछ रहा होगा कि छ जो है वह, उसका जो क्रम है वह किस वर्ण के बाद आएगा। तो दोस्तों बहुत बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि जो का है वह जो है, जो हिंदी हमारा वर्णमाला है वह छ जो होता है अक्षर वह बाद में लिखा जाता है, तो यह जो है बाद में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है अगर हम छ की बात करें, इसको हम लोग देखेंगे किन वर्णों के मेल से यह बना है। तो दोस्तों जो छ है वह बना है आधा का और मूर्धा सा से मिलके बना है। तो अगर हम इस वर्ण की बात करें, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये आधा का और जो है मूर्धा सा जो है के मेल से ये जो है छा बना है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले क आ रहा है, यानी कि आधा क आ रहा है। तो अगर हम वर्णमाला की बात करें तो उसमें जहां भी क आएगा उसी के जस्ट बाद दोस्तों छ लिखा जाएगा, यानी कि जो इसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम दोस्तों इसी तरह से अभी इसके पहले हम लोगों ने ज्ञा पढ़ा था कि ज्ञा जो है किन वर्णों के मेल से बना है, तो यह बना था अधा जा और इया के मेल से। अगर पूछा जाए दोस्तों कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, तो आप लोग अब आसानी से बता सकते हैं कि ज्ञा जो है वह आधा जा और इया के जो है मेल से बना है। इसीलिए दोस्तों ये जो ज्ञा है वह किसके बाद आएगा, वह दोस्तों जा के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? जा के बाद आएगा। इसको आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, का और खा हो जाएगा। अभी इसके पहले हम लोगों ने इसकी चर्चा कर लिया है, तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। तो दोस्तों जो भाषा निर्माण है उसमें दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले ध्वनि आएगी। क्या आएगी? ध्वनि। उसके बाद दोस्तों ध्वनियों के मेल से शब्द बनेगा, फिर शब्द के मेल से पद बनेगा, फिर पदों के मेल से दोस्तों वाक्य बनेगा। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क ख ग ज फ
ध्वनियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों ये दोस्तों हिंदी में जो है नई ध्वनियाँ आई हैं, यानी कि इसको जो है आगत ध्वनियाँ के नाम से जाना जाता है या फिर नवनिर्मित ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों जो हैं यह फारसी यानी कि अरबी और फारसी से ली गई हैं, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों हमने इसके पहले इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले क वर्ग आएगा, फिर चा वर्ग आएगा, फिर टा वर्ग आएगा, फिर ता वर्ग आएगा, उसके बाद दोस्तों टा वर्ग आएगा। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? तो दोस्तों संयुक्ताक्षर का मतलब यह होता है जो दो वर्णों के मेल से बने हैं, अलग अलग जो है वर्णों के मेल से बने हैं। तो अगर हम जो है ऑप्शन बी की बात करें तो जो ये छा है यह बना है आधा का और मूर्धा सा के मेल से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। और अगर हम त्रा की बात करें तो यह बना है आधा ता और रा के मेल से बना है। और ज्ञा की बात करें तो दोस्तों यह आधा जा और जो है इया के मेल से बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों इसको संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, यानी जो छा है त्रा ज्ञा और जो है स्रा, ये जो स्रा होता है इसको भी ये दोस्तों किससे बना है? तो ये आधा तालु सा होगा और रा के मेल से स्रा बना है। तो ये दोस्तों जो चारों हैं इनको जो है संयुक्त अक्षर कहें या फिर संयुक्त व्यंजन कहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है लेकिन इस बार जो है ये दूसरी तरह से पूछा गया है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा तभी उसका उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले कंठ आ जाएगा, फिर दोस्तों तालु आ जाएगा, फिर तालु आ जाएगा, फिर मूर्धा आ जाएगा, फिर दंत आ जाएगा, फिर दंत आ जाएगा, फिर होठ आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंठ को दोस्तों कंठ भी बोल सकते हैं, तालव्य तालु को तालव्य भी बोल सकते हैं, मूर्धा को मूर्धा ही है, और दंत को दंत भी बोल सकते हैं। इस तरह से जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पे जो ला है उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये दोस्तों ये पार्श्विक होगा, यानी ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको दोस्तों पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में हमने चर्चा किया था थ्योरी क्लास में कि जो ध्वनि होती है वह वर्ण का मौखिक रूप होता है, यानी जो ध्वनि होती है वह वर्ण का मौखिक रूप होता है और जो वर्ण होता है वह ध्वनि का लिखित रूप होता है। यानी कि जैसे हम का को बोलें, अगर हम का का उच्चारण कर रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो यह ध्वनि कहलाएगी, ठीक है, यह ध्वनि कहलाएगी। और इसी का को अगर हम लिख देते हैं, इसी का को अगर हम लिखित रूप में ला देते हैं, लिख देते हैं, तो वही जो है वर्ण कहलाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसी को दोस्तों अयोगवाह भी कहा जाता है, अंग और आहा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर कहें या फिर दोस्तों इसको मूल स्वर कहें या फिर इसी को लघु स्वर कहें,
लघु स्वर कहें, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो ह्रस्व स्वर होता है वह छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ और री होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। इसमें दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, वरना आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आप लोग इसमें समझेंगे कि दोस्तों दीर्घ स्वर तो ओ भी होता है, आ भी होता है और औ भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और छोटा आ हो नहीं सकता है, क्योंकि यह तो जो है ह्रस्व स्वर है या फिर मूल स्वर है। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो हमने थ्योरी क्लास में एक चीज़ पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो हमने बताया था कि 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से जो है स्वर आते हैं? तो वह आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और अगर दोस्तों दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो वह आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखें तो आपको लगेगा गलत, लेकिन हमने एक और पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? स्वर के बारे में एक चीज और पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर। क्या पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें पढ़ा था हमने मूल स्वर, और जो दूसरा पढ़ा था उसको पढ़ा था संधि स्वर। क्या पढ़ा था? संधि स्वर। ठीक है, अब दोस्तों मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा? वही स्वर आ जाएंगे जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हो गए। अब अगर हम दोस्तों दीर्घ यानी संधि स्वर के अंतर्गत देखें, जो हमने वहाँ दीर्घ स्वर के अंतर्गत पढ़ा था वही यहाँ पे दोस्तों संधि स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, संधि स्वर है। जो संधि स्वर है इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। किसमें बांटा था? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था? तो दोस्तों जो संधि स्वर है, हमारा जो संधि स्वर है उसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। इसमें बांटा था मूल दीर्घ संधि स्वर, मूल दीर्घ संधि स्वर बांटा था हमने। और दूसरा जो बांटा था वह बांटा था संयुक्त संधि स्वर। इसमें हमने दोस्तों जो मूल दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर की परिभाषा हमने बताया था, जो एक ही जाति के हों, यानी जो जिन वर्णों को मेल से, यानी कि जिन समान जाति के वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसी को मूल संधि जो है स्वर कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे अगर हम छोटा आ प्लस छोटा आ कर देते हैं तो ये बन जाएगा बड़ा आ। और क्या पढ़ा था? छोटी ई प्लस छोटी ई कर देते हैं तो बन जाएगा बड़ी ई। क्या बन जाएगा? बड़ी ई। उसी तरह से अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ कर देते हैं तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग संयुक्त संधि की बात करें तो इसमें वो चीज आया था जो अलग अलग जाति के स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते थे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटा आ और ई मिलके क्या होता है? ए बनता है, और छोटा आ प्लस ए मिलके आई बनता है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटा आ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है, और छोटा आ प्लस ओ मिलके औ बनता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था।
तो ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह यहीं से उठाया है कि मूल दीर्घ संधि स्वर क्या होगा, यानी कि जो दीर्घ संधि क्या होती है, इनमें से दीर्घ संधि कौन सा है। तो आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में ये चीज है बड़ा आ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोग। और दोस्तों ये जो मूल दीर्घ संधि है इसको दोस्तों जो है सजातीय के नाम से जानते हैं, सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं, और संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग जो है ध्यान से इसको देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, इसको स्वर और व्यंजन के बीच का माना गया है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, इसी तरह से पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है, तो वह आता है या, रा, ला और वा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसमें जो है कौन सा वर्ग आता है, तो वह आता है टा वर्ग। टा वर्ग, टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तालू से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी माना जाता है वह माना जाता है ऑप्शन डी, अयोगवाह को, यानी कि जो अंग और आहा हैं इसको जो है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वह कौन से होते हैं, तो वह होते हैं वर्ग, यानी कि जो वर्ग होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसके जो पांचवें वर्ण होते हैं, जो पांचवें वर्ण कौन से होते हैं, अंगा, और इसका दोस्तों हो जाएगा इया हो जाएगा, फिर उसके बाद अणा हो जाएगा, फिर उसके बाद ना हो जाएगा, फिर उसके बाद माँ हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो पांचों जो है पंचमाक्षर होते हैं उन्हीं को दोस्तों अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको कहते हैं दोस्तों अकारांत। इसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। तो जिस शब्द के अंत में, जैसे अगर हम एग्जाम्पल से ले लें राजेश, राजेश, अब इसमें दोस्तों अगर हम लास्ट में देखें, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद अगर करें तो इसमें आधा रा आ जाएगा, फिर बड़ा आ जाएगा, फिर आधा जा आ जाएगा, फिर एक ही मात्रा आ जाएगा, फिर इसमें दोस्तों आधा जो है सा आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, इसमें जो है आ जाएगा। तो इसमें जो लास्ट में छोटा आ रहा है इसी की बात हो रही है, यानी कि लास्ट में जो स्वर की मात्रा आए उसमें जो दोस्तों वही करांत होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पूछ रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसके अकारांत उसे कहते हैं। अगर इसी पे अभी बड़ी ई आ जाता तो इसका नाम हो जाता ईकारांत। क्या हो जाता, ईकारांत। और इसी जगह पे अगर आ जाता बड़ा आ जाता तो इसका नाम हो जाता आकारांत। यानी कि ये रांत वही रहेगा, कारांत वही रहेगा, इसके जो है आगे जुड़ जाएगा जो भी लास्ट में आया रहेगा। और अगर जैसे ऊ आ जाता तो वो हो जाता उकारांत। क्या हो जाता, उकारांत। तो दोस्तों जो है ये हमारा आज का महत्वपूर्ण वर्णमाला से संबंधित प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद हम लोगों इसका एक प्रैक्टिस और लाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसको ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग संधि शुरू करेंगे। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत